दोनों दोस्त प्रशांत से कहते हुए इस पर हंसे जा रहे थे, क्योंकि अचानक से धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। बंद करो तुम लोग अपनी नौटंकी और चलो यहाँ से, मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाजा भी है मैं भी क्या देख रहा था? प्रशांत जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा है वो कभी उसे अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कह बाहर जाने को हुआ ही था कि तभी प्रेम ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। अबे तू अकेले कहाँ चल दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ साथ अब हम भी इस कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? पर रुकना ही क्यों है? छोड़ ये सब सारा, जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ की तरह ठंडे पड़ चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो। प्रशांत प्रेम से कहता हुआ उससे हाथ छोड़ा कब्रिस्तान के बाहर की ओर चल ही रहा था कि अचानक ही श्री ने उसके गले में रस्सी डाल उसे वापस से कब्रिस्तान के अंदर घसीटने लगा। श्री, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रशांत तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? प्रशांत चीख चीख कर श्री से कहे जा रहा था, पर श्री ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक उसे दूसरी तरफ से खींचता हुआ प्रशांत को फांसी चढ़ाने लगा। ये तू क्या कर रहा है? और प्रेम, तू श्री को रोकता क्यों नहीं? तुम दोनों मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? प्रशांत के इतना कहने पर भी किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और देखते ही देखते प्रशांत फांसी के फंदे पर ही छटपटाने लगा। आप जब तू मर रहा है तो साथ सुनता जा, हम वो है ही नहीं जो तू हमेशा समझ रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही टॉम। तुम भारतीय हमेशा से अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम थे, भूल रहोगे। इतना कहकर श्री और प्रेम का शरीर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत के पोशाक से ढक गया, जिनकी आंखों के सामने प्रशांत फांसी पर लटका तड़प रहा था। प्रशांत के इतना तड़पने पर भी अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को चैन नहीं आया, तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से प्रशांत के जिस्म को छलनी और काटना शुरू कर दिया, जिससे प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह प्रशांत के दोस्त जब उसे लेने बेली गारत के कब्रिस्तान आए तो कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और प्रेस का जमावड़ा लगा हुआ था, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थीं। प्रेम ने जब भीड़ के बीच में जाकर देखा तो उन्हें कब्रिस्तान के कोने में फंदे से झूलती प्रशांत की लाश दिखी, जिसे देख दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी चीख सुनकर समझ गया था कि दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसी कारण ही दोनों को लाश की शिनाख्त करने के लिए अंदर बुलाया गया। श्री और प्रेम ने जब प्रशांत की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबने की वजह से प्रशांत की आंखों की पुतलियां फटकर बाहर आ गई थीं। आंखों की जगह दो काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे पड़े थे, पर प्रशांत के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब यह केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो चुकी थी कि भले ही प्रशांत के जिस्म पर बाहर से कोई कट या किसी खरोंच का निशान ना मिला हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छल्ली पड़ा था और अंदर से मांस, नसें और यहाँ तक कि हड्डियां भी कटी हुई थीं। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और ठीक 20 साल बाद श्री और प्रेम की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से फांसी पर लटकी मिली, वो भी उसी जगह जहाँ प्रशांत लटका हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था। बॉडी पर एक भी कट के निशान नहीं, पर अंदर से जिस्म गोलियों से छल्ली हुआ पड़ा था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां तक कटी हुई थीं। और आज भी इस केस की फाइल हजरतगंज के थाने में धूल खा रही है। हालांकि अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने बेली गारत को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दी है और लाइट की व्यवस्था कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, पर आज भी तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग बेली गारत कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं।